तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसका काफ़ी टाइम से हम लोगों को इंतजार था कि ये पेरिसाइक्लिक शुरू हो जाए बस एक बार। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आज हम स्टार्ट करते हैं। बड़े आराम से इस टॉपिक को समझना। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पेरिसाइक्लिक के कंसेप्ट तो लेंगे ही, इवन हमने इधर उधर जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है, ऑर्गेनिक के जितने भी रिएजेंट्स पढ़े हैं, नेम्ड रिएक्शंस पढ़ी हैं, उनको भी हम लोग आपस में लेते हुए सवाल बनाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस पेरिसाइक्लिक के ऊपर कर सकें। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। देखो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बेसिकली क्या है, ये ध्यान रखना आप लोग कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस बेसिकली द गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है ना, वो पी ऑर्बिटल का गेम है बेसिकली। ये हमेशा याद रखना। तो आप लिखेंगे दीज आर बेसिकली the game of p orbital। करेक्ट। तो सारा खेल p ऑर्बिटल का है। पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर जो खेल चलेगा वो p ऑर्बिटल्स का चलेगा। राइट। अब देखना, ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कह दो या पेरिसाइक्लिक वर्ड कह दो, पेरिसाइक्लिक वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एक पेरी और एक काइक्लोस। एक वर्ड होता है पेरी और एक होता है काइक्लोस। आगे बात समझ में। तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर पेरिसाइक्लिक वर्ड बना है, दैट इज पेरी एंड काइक्लोस। और जिसका मतलब पेरी एंड काइक्लोस, इसका मतलब हम मिला के क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है मिला के एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। इसका मतलब होता है एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। रिंग की परिधि पर। एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, रिंग की परिधि पर। इज इट क्लियर? यानी इसका मीनिंग है कि इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमेशा रिंग की पेरिफेरी पर बनती है, रिंग की परिधि पर बनती है। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, in pericyclic reactions a cyclic transition state is formed at the periphery of the ring। at the periphery of the ring। अब आप देखिएगा, यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बात बताओ, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, पहले तो हम ये सीखें ट्रांजिशन स्टेट बनती कब है। हम कहें ट्रांजिशन स्टेट तब बनेगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होंगे। और साइक्लिक कब बनेगी? साइक्लिक तब बनेगी जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ पेरिफेरी पे हो रहे हो, रिंग की परिधि पर हो रहे हो। क्लियर? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन bond formation and bond breaking takes place simultaneously at the periphery of the ring। तो लिखेंगे in pericyclic reaction bond formation and bond breaking takes place simultaneously at the periphery of the ring। bond formation and bond breaking takes place simultaneously at the periphery of the ring।
दैट मीन्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में बॉन्ड की फॉर्मेशन एंड बॉन्ड की ब्रेकिंग साथ साथ होती है एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, ताकि रिंग की परिधि पर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन सके। राइट, अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी कभी किसी भी रिएक्शन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होती है तो हम ये कहते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट हो रही है। तो लिखेंगे हियर कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट, कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट, कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान कभी भी कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। लिखेंगे सेकंड पॉइंट, नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है, अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है कि जब भी कभी हम इन्हें इनिशिएट करते हैं, मतलब हम इन्हें शुरू करते हैं, तो ध्यान रहे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को शुरू करने के लिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को शुरू करने के लिए किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। दीज रिएक्शंस can be initiated by simply on heating or by photochemical condition. Correct? तो लिखेंगे no requirement of any reagent, no requirement of any reagent to initiate a pericyclic reaction, no requirement of any reagent to initiate a pericyclic reaction. पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए हमें किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राइट, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिएजेंट, ये मैंने कहा, टू इनिशिएट ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, टू इनिशिएट ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए किसी रिएजेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो फिर ये इनिशिएट होती कैसे हैं? अपने आप, केवल हीट करने पर या फोटोकेमिकल कंडीशन देने पर। नीचे लिखे नेक्स्ट पॉइंट 4, दिस कैन बी इनिशिएटेड बाय, दिस कैन बी इनिशिएटेड बाय सिंपली ऑन हीटिंग, these reactions can be initiated by simply on heating or by photochemical condition, or by photochemical condition. ठीक है, एक ये कहा जाता है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, these are independent on nature of solvent and nature of catalyst. लिखेंगे these reactions are independent on, these reactions are independent on nature of solvent, nature of solvent and nature of catalyst, independent on nature of solvent and nature of catalyst. and 6 point आप लोग लिखेंगे, 6 point आप लोग लिखेंगे कि these reactions are generally, these reactions are generally, these reactions are generally stereospecific in nature. These reactions are generally stereospecific in nature. ये जो reactions होती हैं जनरली stereospecific nature रखती हैं। तो ये बात हुई पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीजें हैं, आप लोग सभी लोग जानते हो। अब मैं आता हूं, जब भी कभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं तो उन्हें हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन की, कि कैसे होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन।
क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को 4 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन से, इनके टाइप लिखते चलेंगे आप लोग। तो पहला टाइप होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, यानी यहां हम एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप होता है तो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप हमारे को इसके अंदर पढ़ना है दैट इज सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। एंड फोर्थ एंड लास्ट टाइप फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, जिसमें इन रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, और इसमें हम लोग इन रिएक्शन कवर करेंगे। ये 4 टाइप हमारे को इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर कवर करनी है। ये चारों टाइप हमारे को पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में कवर करनी है वन बाय वन। ओके, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हेडिंग डालेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, देखो भाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस है क्या मतलब है, पहले आप ये समझो। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में ये कहा जाता है कि इन रिएक्शंस के अंदर कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स होती हैं। इन रिएक्शंस के अंदर कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स होती हैं। क्लियर? तो कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स क्या करती हैं वो आप समझिएगा। ये लिया हमने कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, और ये कॉन्जुगेटेड पॉलीइन सबसे छोटी कॉन्जुगेटेड पॉलीइन है दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइइन। राइट? तो इसमें कॉन्जुगेटेड पॉलीइन ली जाती है। इट मे बी डाइइन, इट मे बी ट्राइइन, इट मे बी टेट्राइन एटसेट्रा। क्लियर? इस कॉन्जुगेटेड डाइइन को जब भी कभी हीट किया जाता है या फोटोकेमिकल कंडीशंस दी जाती है तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द साइक्लोब्यूटेन, और ये क्या बना देती है, साइक्लोब्यूटेन। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या होता है ये आप समझिए। बिल्कुल इसका मैं रिवर्स प्रोसेस भी कह सकता हूं कि कोई साइक्लोएल्कीन है और साइक्लोएल्कीन को हीट करा जाए या फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा बॉन्ड के, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएं और पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए और वापस से रिंग ओपनिंग हो जाए। तो फॉरवर्ड प्रोसेस को हम कहते हैं रिंग क्लोजिंग। फॉरवर्ड प्रोसेस को हम कह रहे हैं रिंग क्लोजिंग, और बैकवर्ड प्रोसेस को हम कह रहे हैं रिंग ओपनिंग। क्या कह रहे हैं हम लोग, रिंग ओपनिंग। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या डेफिनेशन बोली जा सकती है कि इट इन्वॉल्व द इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीइन अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन एंड फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका बिल्कुल रिवर्स, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर इस साइक्लिक प्रोडक्ट की रिंग ओपनिंग हो जाए और वापस से हमारे को एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन मिल जाए। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, these reactions involve the
इंट्रामॉलिक्यूलर, देखो भैया पहली चीज इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की नेचर कैसी होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द इंट्रामॉलिक्यूलर cyclization of conjugated polyene under thermal or photochemical condition, under thermal or photochemical condition। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, कॉन्जुगेटेड पॉलीइन का हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये होता है काम का, क्लियर, किन किन कंडीशंस में हो रहा है, थर्मल में या फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा है। तीसरा पॉइंट काम का ये है जो हमारे को समझना है, एंड गिव्स साइक्लिक प्रोडक्ट, और हमारे को इससे क्या मिलता है, साइक्लिक प्रोडक्ट। और मैं इसका बिल्कुल रिवर्स कह दूं, दैट इज एंड वाइस वर्सा, उतारिएगा। ये होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। ठीक ऐसे ही मैं इसमें अगर डाइईन की जगह ट्राइईन ले लूं, ये लीजिए, तो देखो ट्राइईन को जब भी कभी थर्मल कंडीशन दी जाती है या फोटोकेमिकल कंडीशंस दी जाती है, तो देखो क्या होगा, यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए। और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, देखो इससे होगा क्या, इससे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सॉरी बन रहा है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहां से ये दोनों बॉन्ड बन रहे हैं, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे को मिली, और फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू द साइक्लिक प्रोडक्ट। और मैं इसका बिल्कुल रिवर्स भी कह सकता हूं, ये नीचे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, और ये इधर आ जाए। इस तरह से हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को शो करते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसके भी कोई ट्रांजिशन स्टेट बनाता, तो वो ट्रांजिशन स्टेट किस प्रकार से बनाई जा सकती थी, वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस प्रकार से बनाई जा सकती थी। ये बॉन्ड बन रहा है, ये और ये टूट रहा है, और ये बॉन्ड बन रहा है। या मैं इसको जिस तरह से मैंने ये शो कर रखा है, उसी तरह से मैं ट्रांजिशन स्टेट को एक बार बना लेता हूं। ये लीजिए, ये बॉन्ड बन रहा है, ये और ये टूट रहे हैं, और ये बन रहा है। ये लीजिए, इस प्रकार से मैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना सकता था। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आप लोगों ने देखा क्या हो रहा है, एक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन का इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो रहा है अंडर थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन, या कह दो एक साइक्लोएल्कीन, एक साइक्लिक प्रोडक्ट में रिंग ओपनिंग हो रही है, और कॉन्जुगेटेड पॉलीइन हम लोगों को ऑब्टेन हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जिसको हम कुछ देर बाद, मतलब आफ्टर कुछ रिएक्शंस हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, अब मैं इंट्रोडक्शन लेता हूं साइक्लो एडिशन रिएक्शंस का। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिएगा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। हेडिंग डालिएगा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, देखो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के लिए ये कहा जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनसैचुरेटेड मॉइटी एंड गिव्स ए साइक्लिक एडक्ट। दो अनसैचुरेटेड मॉइटी के आपस में जुड़े अंडर थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन, और हमें एक साइक्लिक एडक्ट दे। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो लिखेंगे these reactions involve the combination of two unsaturated moiety. These reactions involve
the combination of two unsaturated moiety under thermal or photochemical condition and gives cyclic adduct ठीक है। तो these reactions involve the combination of two unsaturated moiety under thermal or photochemical condition and gives cyclic adduct। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अगर मैं इसका बिल्कुल रिवर्स कर दूं कि कोई एक एडक्ट था और उससे दो अनसैचुरेटेड मोइटी हमारे को मिल जाए, तो ये साइक्लो एडिशन का रिवर्स हो गया। इस रिवर्स को बोला जाता है रेट्रो साइक्लो एडिशन। तो नीचे लिखेंगे द रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन इज कॉल्ड retrocyclo addition। The reverse of cyclo addition is called retrocyclo addition। जो रिवर्स है साइक्लो एडिशन का, इसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोसाइक्लो एडिशन। और याद रखिएगा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की लार्जेस्ट क्लास होती है। सबसे ज्यादा वैरायटी साइक्लो एडिशन के अंदर देखने को मिलती है। लिखेंगे इट इज द लार्जेस्ट क्लास of pericyclic reaction। It is the largest class of pericyclic reaction। ये pericyclic reactions की largest class कही जाती है। अब आप देखिएगा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो दो अनसैचुरेटेड मोइटी आपस में मिलती है, मैंने कहा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर जो दो अनसैचुरेटेड मोइटी आपस में मिलती है, आपस में जुड़ती है और एडक्ट बनाती है, वो एक ही मॉलिक्यूल में है या अलग अलग मॉलिक्यूल में है, उसके बेसिस पर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। और ये दोनों पार्ट्स क्या क्या होते हैं? दोनों क्लास क्या क्या होती है? एक इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन और एक इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन। तो मैं कहूं एक इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन और एक इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन। इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन, ठीक है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन का क्या मतलब है कि दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटी अलग अलग मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो मैं ये कह दूं कि ये मैंने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, ये मैंने कोई एक और मॉलिक्यूल लिया और इसको दी मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन। क्लियर? फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर 2+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा। अब ये सुप्रा क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन जब डिटेल में पढ़ेंगे उस वक्त। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 2+2 साइक्लो एडिशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, और हमारे को एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी और फाइनली हमारे को ये साइक्लोब्यूटेन मिल जाएगी। इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये लीजिए, आगे बात समझ में यहाँ तक? इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक ले लूं डाइइन, ये लीजिए, और दूसरा ले लूं डाइनोफाइल, ये लीजिए, एंड फोटोकेमिकल कंडीशंस प्रोवाइड करूं, ये लीजिए, दैट इज द फोटोकेमिकल कंडीशन। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मल कंडीशन के अंदर रिएक्शन कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, π4s प्लस π2s। अगर फोटोकेमिकल ले लेता तो फिर सुप्रा इंट्रा हो जाती, ठीक है। तो थर्मल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी। तो यहाँ पर अभी सुप्रा क्या है, एंट्रा क्या है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन चल रहा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहाँ और ये इधर, और हमारे को एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी और फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू द साइक्लोहेक्सीन। और इस ट्रांजिशन स्टेट को हम
इस तरह से शो कर सकते हैं, दैट इज 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आगे बात समझ में? तो बताइए इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन के अंदर मान लीजिए डाइइन कुछ ऐसे ले लीजिए भैया, अब के मैंने डाइइन कुछ ऐसे ली है और ये मैंने डाइनोफाइल ले लिया, ये लीजिए वही थर्मल कंडीशन, और यहाँ थर्मल कंडीशन में हो रही है π4s प्लस π2s, वही 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट मैं ऐसे दिखा दूं, ये इधर, ये यहाँ और ये इधर। जैसे ये साइक्लो एडिशन हुआ, देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ हमारे पास ये आएगी, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड फिर बन रहा है, और फाइनली हम लोग जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जो बॉन्ड बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, मैं कह दूं एक ये बना है, ये बना है, एक नया ये बना है, और मैं इसी मॉलिक्यूल को इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ये लीजिए। ये मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशंस के लिए लिखे हैं। दैट मींस दो अनसैचुरेटेड मॉइटी आपस में जुड़ी, दो अनसैचुरेटेड मॉइटी आपस में जुड़ी, दो अनसैचुरेटेड मॉइटी आपस में जुड़ी। अगर दो अनसैचुरेटेड मॉइटी राइट नाउ अलग अलग मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन। राइट, आगे देखिएगा अब आप लोग। अब मैं बात कर रहा हूं इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन की। देखो भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन के अंदर दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटी एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट होती है। विद इन द मॉलिक्यूल बोथ अनसैचुरेटेड मॉइटीज आर प्रेजेंट, और इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं ये डाइइन, ये लीजिए। अगर मैं इस कंपाउंड को फोटोकेमिकल कंडीशंस दूं तो दोनों सिस्टम, ये दोनों अनसैचुरेटेड मॉइटी जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में 2+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की, तो मैं क्या कह सकता हूं, देखना इधर, यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट रहा है, राइट, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में बन रहा है, और फाइनली हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। कौन कौन से बॉन्ड बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इस तरीके से हमारे को 2+2 साइक्लो एडिशन देखने को मिलेगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो बताइए इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन क्या होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लो एडिशन क्या होता है, दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर बेस्ड एक सवाल आप लोगों को देता हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आया है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का पहला सवाल है। उदाहरण देखो, देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये प्रीवियस ईयर CSIR नेट एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्या क्या इसमें चीजें पूछी उसने, वो आप लोग समझिए कैसे इसने ऑर्गेनिक के कंसेप्ट के साथ इस सवाल को मिक्स किया। देखो मैं करके बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डाइइन दी गई है, ये लीजिए, इस डाइइन की रिएक्शन इस डाइइनोफाइल के साथ होगी। इस डाइइनोफाइल को मैं ऐसे लिख देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये लीजिए, इस तरीके से मैंने डाइइनोफाइल को लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट करने पर थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। जैसे ही 4+2 साइक्लो एडिशन हुआ, हमारे को ये प्रोडक्ट मिल गया, ये लीजिए। अब ये जो प्रोडक्ट मिला, ये एंडो क्यों मिला, ये आप डील्स एल्डर में समझ जाओगे। करेक्ट, भाई इसको मैं एक्सो पे भी लगा सकता था, एंडो पे भी लगा सकता हूं। मैंने एंडो पे क्यों लगाया, दैट इज द एंडो सेलेक्टिविटी ऑफ डील्स एल्डर, ये आप डील्स एल्डर में समझ लेंगे। आगे देखिएगा, अब यहां अगर आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो ये एक सल्फॉक्साइड है, ये क्या है, एक सल्फॉक्साइड। अब क्या होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, और सल्फॉक्साइड के अंदर जो EI मैकेनिज्म होता है वो भी हाई टेम्परेचर पे होता है। सल्फॉक्साइड में 200 डिग्री 300 डिग्री की जरूरत पड़ती है, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी हाई टेम्परेचर पर होती है। तो यहाँ
उसी टेम्परेचर पे यहां पर EI मैकेनिज्म भी हो जाएगी। याद करो, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट्स, पायरोलाइसिस ऑफ एन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ सेलिन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ सल्फॉक्साइड, ये सब कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। तो जैसे यहाँ EI मैकेनिज्म होगी, यहां से ये वाली H बाहर निकल जाएगी। हमें पता है एंडो पोजीशन पर अगर सल्फॉक्साइड है तो एंडो वाला H ही निकलेगा, बिकॉज रिएक्शंस टेक्स प्लेस वाया सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए एलिमिनेशन होता है इन द केस ऑफ द EI मैकेनिज्म। पढ़ रखा है हम लोगों ने, क्लियर। तो यहाँ पर H और ये सल्फॉक्साइड बाहर निकल जाएंगे और आफ्टर द EI मैकेनिज्म, आफ्टर द एलिमिनेशन, हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस वन इज द प्रोडक्ट A। तो भैया इस हीट में दो चीजें छुपी हुई थी, इस हीटिंग में दो चीजें छुपी हुई थी, एक 4+2 साइक्लो एडिशन और एक EI मैकेनिज्म। ये हमें समझना था वहां पर, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। और उसके बाद में जब हम इसे फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे तो फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर यहाँ इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ इंट्रामोलिकुलर 2+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी और ये 2+2 साइक्लो एडिशन जैसे ही होगा इंट्रामोलिकुलर, हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस वन इज द प्रोडक्ट B। बात समझ में आई? चलिए उतारिएगा। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक का इंट्रोडक्शन देख लिया, साइक्लो एडिशन का इंट्रोडक्शन देख लिया, एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल हमने देखा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन, और ध्यान रखना सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम इसको यहीं डिटेल में पढ़ने वाले हैं और 80% सिग्माट्रॉपिक, 80% सिग्माट्रॉपिक हम यहीं खत्म कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस को। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस। सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस। देखो सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस क्या है। सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के ऊपर से माइग्रेट करता है। क्या बोला मैंने? सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है जो पाई बॉन्ड्स के ऊपर से माइग्रेट करता है। सिग्मा बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करता है और पाई फ्रेमवर्क इधर चले जाते हैं सारे के सारे। दैट मीन्स हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व the migration of sigma bond within the pi framework। देखेंगे आप लोग sigmatropic reactions में it involve the migration of sigma bond migration of sigma bond within the pi framework। यानी एक पाई फ्रेमवर्क के ऊपर से सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेट कर जाना ही क्या कहलाता है? सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं कुछ एग्जांपल्स से लेके समझाता हूं। देखना आप लोग, देखना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। मैंने कोई पाई फ्रेमवर्क लिया, ये लीजिए, जिसके अंदर पता नहीं कितने पाई बॉन्ड्स हैं, होंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और यहां पर मैंने इसे एक G कह दिया, कोई ग्रुप G लगा हुआ है। अगर मैं इस कंपोनेंट को थर्मल कंडीशन दूं या फोटोकेमिकल कंडीशन दूं, ठीक है, तो कंडीशन तो वही थर्मल या फोटोकेमिकल है, तो मैं साथ में जोड़ सकता हूं कि इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन द पाई फ्रेमवर्क अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। ये चाहे तो हम इसमें जोड़ सकते हैं, राइट। तो थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन जब दी जाती है यहां, तो यहां 1n सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट होता है। अब इस 1n का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या होगा यहाँ पे 1n सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट। आ रही बात समझ में? जैसे 1n सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट हुआ, सारे के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
इस तरफ शिफ्ट हो गए और ये G इस तरफ आ गया, यानी सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया और सारे पाई फ्रेमवर्क उस तरफ चले गए। इसे कहते हैं हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अब इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सिस्टम लेता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आए। देखो, एक स्मॉलेस्ट सिस्टम लेता हूं और वो स्मॉलेस्ट सिस्टम है ये, लीजिए ये लिया मैंने, करेक्ट। और मैं यहां इस कंपोनेंट को देता हूं फोटोकेमिकल कंडीशन। देखो होगा क्या, यहां पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, ये मान लीजिए ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, मान लो, और इस वक्त राइट नाउ ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। जैसे ही यहां पर फोटोकेमिकल कंडीशंस दी जाएगी तो कार्बन और G के बीच के बॉन्ड टूटेगा। तो जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटता है उसे नंबर 1 और नंबर 1 दिया जाता है। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा वो दोनों एटम यहां पे कौन कौन से हैं, एक ये G और एक ये कार्बन। इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। तो जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने वाला है वहां तक नंबरिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। तो G के तो आगे कोई और नंबरिंग चल नहीं सकती, बिकॉज G तो G है, राइट। और यहां आप नंबरिंग और बढ़ा सकते हो और वो नंबरिंग यहां क्या होगी, 2 और 3। अब आप ये देखिए कि जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने वाला है दैट इज G और दिस, राइट, उन दोनों को क्या क्या नंबरिंग मिली हुई है, उनको नंबरिंग मिली हुई है, एक को 1 नंबर और एक को 3 नंबर। तो जो भी नंबरिंग उन्हें मिली हुई है वो नंबरिंग आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, वही सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ये कहा जाता है। तो आपने एक चीज देखी, इसको नाम दिया जाएगा 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। और जैसे ही 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ, देखिएगा इस दौरान होगा क्या, देखिएगा ये रहे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा इस दौरान सिग्मा तो माइग्रेट करके यहां आएगा और पाई फ्रेमवर्क इधर चला जाएगा। तो देखो ना, जो कहा था अभी डेफिनेशन में वही तो हो रहा है, पाई फ्रेमवर्क उधर जा रहा है और सिग्मा बॉन्ड इधर आ रहा है। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन इस पाई बॉन्ड के ऊपर से, सिग्मा इधर चल रहा है, पाई उधर चल रहा है, यानी दोनों ऑपोजिट होते हैं ऐसे। ये कहलाती है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, करेक्ट। अब देखिएगा आप लोग, यहां से जो प्रोडक्ट बना वो मैं ये कह सकता हूं। अब ध्यान से और देखो एक चीज और इसके अंदर, कि जो इनिशियली sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम था वो क्या हो चुका है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। sp3 क्या हो चुका है, sp2 हो चुका है। और जो इनिशियली sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम था, बताइए वो क्या हो चुका है, वो sp3 हो चुका है, राइट। ये मानते हुए कि यहां ये और ये दो बॉन्ड और थे, यहां भी ये और ये दो बॉन्ड और थे, तो ये और ये दो बॉन्ड अभी भी हैं, ये और ये दो बॉन्ड अभी भी हैं। तो चेक कीजिए, sp3 वाला sp2 बन चुका है और sp2 वाला sp3 बन चुका है। तो बताइए 1,3 शिफ्ट समझ में आया आप लोगों को। इसी को अब मैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से आपको समझाता हूं। अभी तो डेफिनेशन दी मैंने क्या, कि इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन द पाई फ्रेमवर्क। इसको समझाया है मैंने आपको। अब इन्हीं चीजों पर हम थोड़ा 5-7 मिनट का समय देते हैं ताकि चीज दिमाग में फिट हो, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट समझ में आए, थोड़े हाथ चलने लगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। देखो यहां अगर मैं इस कंपोनेंट को ऐसे लिख दूं और यहां ये G लगा दूं, राइट, वही फोटोकेमिकल कंडीशन है, वही 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, सारा कंपोनेंट मैंने वैसे ही लिखा है, राइट। 1 और 1, 2 और 3। और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स मैं ये बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये यहां से यहां, यानी सिग्मा बॉन्ड इधर जा रहा है, पाई बॉन्ड उधर जा रहा है। और इस दौरान देखो जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखो आपको दिखाई दे रही है। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड
बन रहा है। तो बताइए, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। रिंग की परिधि पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। क्यों बन रही है? बिकॉज एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यही तो हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिखा है, जो हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है। अब होगा क्या आगे? यहाँ फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू द मेन प्रोडक्ट। ये लीजिए, ये और यहाँ ये जी आ जाएगा। बताइए, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? दैट इज द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन द पाई फ्रेमवर्क। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो पहले था वो sp2 में कन्वर्ट हो गया, sp2 वाला sp3 में कन्वर्ट हो गया है, राइट। अब मैं यहाँ पर 1,3 शिफ्ट में एक चीज और दिखाता हूं आपको। देखो, एक चीज और बताता हूं, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा। देखो, जरूरी थोड़ी है कि जहां से रिएक्शन खत्म हो रही है, जहां पर रिएक्शन खत्म हो रही है वो sp2 ही हो। मतलब अभी यहाँ पर sp2 पे रिएक्शन खत्म हो रही थी, जरूरी थोड़ी sp2 पे खत्म हो। अरे जहां रिएक्शन खत्म हो रही है, मान लो वो sp हो, अगर वो sp है तो फिर देखो खेल क्या होता है, समझना आप लोग। देखो, यहां से मैंने ये लिया और जहां मैं रिएक्शन खत्म कर रहा हूं वो कुछ ये है, करेक्ट। और यहां ये लीजिए ऐसे दिखा दिया। अब आपको मैं अगर ये कह दूं कि देखो भाई, जहां से रिएक्शन मैं शुरू कर रहा हूं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और जहां मैं रिएक्शन खत्म करूंगा वो एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो आप कहोगे यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कभी हम इसे आप फोटोकेमिकल कंडीशन देंगे तो हमारे को वही 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट मिलेगा। क्या मिल गया हमारे को? 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट मिल गया है। अब ये जो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है, ये जो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट यहाँ हो रहा है, उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा वो आप लोग देखिएगा। G इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट करेगा, इसलिए इसको नंबरिंग 1 और 1 दिया, नंबरिंग को आगे बढ़ाया तो आपको 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट दिखाई देने लग गया है। इस 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को दिखाने के लिए मैं ये कह दूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए। आई बात समझ में? जैसे ये शिफ्ट हुआ, देखिएगा हमारे को ये प्रोडक्ट मिल गया है, देखना, दिस वन। और आप देखिए सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के बाद क्या हुआ, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp2 में कन्वर्ट हो गया। ये लीजिए, हो गया, बिल्कुल हो गया। और एक sp हाइब्रिडाइज्ड एटम भी sp2 में कन्वर्ट हुआ है। sp वाला sp2 में, sp3 वाला sp2 में, दोनों ही sp2 बन गए और हमें एक एलीन मिल गई है। दैट इज इंटरमीडिएट इज कॉल्ड, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एलीन। हमें एक एलीन टाइप की स्पीशीज मिल गई है। बिल्कुल मिला के कंसेप्ट तो वही है ना। अरे चाहे रिएक्शन ट्रिपल पे खत्म हो और चाहे रिएक्शन डबल पे खत्म हो, फर्क पड़ क्या रहा है? आप ये सोच के देखो, फर्क तो कुछ पड़ ही नहीं रहा ना। समझ गए? शुरुआत sp3 पे और खत्म जहां हो रही है वो sp2 हो सकता है, sp हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। sp3 वाला sp2 बनता है और जिस पे खत्म हो रही है, अगर वो sp2 था तो sp3 बन गया, sp था तो sp2 बन गया। तो बताइए, कंसेप्ट तो वही चल रहा है ना कि माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इधर चल रहा है और पाई बॉन्ड उस तरफ चल रहा है। सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन विद इन द पाई फ्रेमवर्क। बताइए, कहीं कोई दिक्कत आपको अगर है देन टेल मी। नहीं, अब मैं आपको आगे की चीज समझाता हूं। जरूरी नहीं है कि एक ही पाई बॉन्ड के ऊपर से सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो, यह भी तो हो सकता था कि 2 पाई बॉन्ड के ऊपर से सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो जाता। अगर 2 पाई बॉन्ड के ऊपर से सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होता तो फिर मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा वो आप लोग देखिएगा। बहुत सही तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन देखने आने चाहिए, करने आने चाहिए, ताकि आपको सिग्मा ट्रॉपिक की पहचान हो। सवाल में जब सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट आप लोग देखें तो आपको 1 सेकंड के अंदर क्लिक हो जाए चीजें। देखो, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने जी लिया और मैं कह रहा हूं, ये लीजिए, यहाँ पर ये 2 डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए। अब मैं ये कह रहा हूं, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है। तो रिएक्शन जहां से शुरू हो रही है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और रिएक्शन जहां पे खत्म हो रही है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। क्लियर? अब जब भी कभी हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक
शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। अब 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट की नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा उसे हम नंबर 1 और 1 देने वाले हैं। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनने वाला है, तो हम नंबरिंग को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज 2, 3, 4 और 5। अब आप देखिएगा सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जब होगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड इधर आएगा और पाई बॉन्ड उधर जाएगा। तो हमारे को ये कहना है, देखिएगा यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके ये जी इधर आ गया। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड इधर माइग्रेट कर रहा है और पाई बॉन्ड उस तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। तो मैं ये कह दूं यहां पे ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा। और रिएक्शन के बाद अगर आप देखें तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम sp2 बन चुका है और एक sp2 वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड बन चुका है। क्लियर? अब इसको मैं अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू समझाऊं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता था, देख रहे हैं, ये लीजिए, करेक्ट, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटने वाला है, राइट, जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटने वाला है उसको मैं नंबर 1 और 1 दूंगा। बॉन्ड बनने वाला है इसके और इसके बीच में, तो मैं नंबरिंग को कंटिन्यू करूंगा, दैट इज 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ पे 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जब 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो इस दौरान ये जी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके माइग्रेट करेगी। तो देखो भाई मूवमेंट कैसे दिखाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये यहां से यहां आ गया। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं हम पहले। तो ये लीजिए, ये जी, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, और ये लीजिए ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे को मिला है वो प्रोडक्ट ये हो गया। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। तो बताइए, अब तो आपको सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी उसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दैट इज द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन द पाई फ्रेमवर्क। एक सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड के ऊपर से माइग्रेट कर जाना ही क्या कहलाता है, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। उतारिएगा फटाफट। देखिएगा अब आपको ये जो नंबरिंग मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताई थी उसका मीनिंग भी समझ में आएगा और स्केलेटन भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखो भाई कैसे बताई थी मैंने आपको नंबरिंग, मैंने आपको स्केलेटन क्या बताया था, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि मान लो ऐसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं जिनकी संख्या m है, न जाने कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ एक G ग्रुप लगा हुआ है। अब हम इसको कोई भी थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन अगर देते हैं, इससे मैंने कोई भी थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशंस दी, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन देने पर क्या होगा वो आप लोग देखिएगा। इसके अंदर मैंने कहा था 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा। क्या होगा, 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा। ठीक है, 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जैसे ही होगा, यहाँ पे ये लीजिए 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जैसे ही होगा तो देखो क्या होगा इसके अंदर, देखना, देखो भाई यहां पर इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगा, दैट इज 1 and 1। और मैंने कहा पाई बॉन्ड की संख्या है m, तो अगर मैं नंबरिंग करना चालू करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हो सकता है आखिर तक आते आते नंबरिंग n आ जाए और मैं उस n नंबरिंग को यहां पे लिख देता हूं। ये लीजिए n नंबर मिलेगा आखिरी कार्बन एटम को। अगर आखिरी कार्बन एटम को n नंबर मिलेगा तो इस दौरान क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड सारे इधर चले गए, पाई बॉन्ड सारे उधर चले गए और हम शिफ्ट को बोलेंगे 1n शिफ्ट। तो 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जैसे ही हुआ सारे के सारे पाई बॉन्ड तो इधर चले गए और ये लीजिए G इधर आ गया, राइट। ये सिग्मा ट्रॉपिक का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। उतारिए,
देखो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस का एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब मैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करता हूं, और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स में सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। देखो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस को बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के ऊपर आता है। बहुत बार सवाल आया है 3 सिग्मा ट्रॉपिक पे, या कह दूं सिग्मा ट्रॉपिक पे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह दूं पूरा पेरिसाइक्लिक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसमें सिग्मा ट्रॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की खास बात ये है कि ये 1,5 डाइईन में होती है। ऑब्जर्व इन 1,5 डाइईन। सबसे पहले पॉइंट आप लोग लिखेंगे ऑब्जर्व इन 1,5 डाइईन। ये 1,5 डाइईन के अंदर ऑब्जर्व होती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट ये है इसका कि 1,5 डाइईन के अंदर जब ये ऑब्जर्व होती है 3 सिग्मा ट्रॉपिक, तो सिग्मा ट्रॉपिक के दौरान C3 एंड C4 कार्बन एटम पर लगा हुआ बॉन्ड ब्रेक होता है, और C1 और C6 कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। तो हम ये कह दें C3 C4 बॉन्ड विल बी ब्रेक। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? C3 C4 बॉन्ड विल बी ब्रेक, यानी हम C3 और C4 एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। और बॉन्ड बनता किन के बीच में है? बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन C1 एंड C6 कार्बन एटम। हम कहें बॉन्ड फॉर्मेशन will be takes place in between, bond formation will be takes place in between C1 and C6 कार्बन एटम। C1 एंड C6 कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्लियर। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। इस दौरान 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को ऑब्जर्व होता है। हम कहते हैं 3 सिग्मा ट्रॉपिक 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ओके। और यहां ध्यान रखना ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है। प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। आगे बात समझ में? क्लियर। अब ये ध्यान रखना, जिसको मैंने ये कहा है कि इट इज ऑब्जर्व इन 1,5 डाइईन, C3 C4 बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन C1 एंड C6, राइट। 3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रहा है इसके अंदर, और प्रोसेस इज थर्मली अलाउड, राइट। ये मैंने किसके लिए लिखा है? ये सब कुछ मैंने कोप रीअरेंजमेंट के लिए लिखा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के अंदर जो पहली रिएक्शन मैं कवर करने वाला हूं दैट इज कोप रीअरेंजमेंट। मतलब मैं सबसे पहली रिएक्शन 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के लिए क्या करने वाला हूं कवर, दैट इज कोप रीअरेंजमेंट। यानी ये सब कुछ मैंने जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है? कोप रीअरेंजमेंट के लिए लिखा है। तो आप लिख सकते हो दैट इज द कोप रीअरेंजमेंट। हमारे बीच में ये कोप रीअरेंजमेंट डिस्कस हो रहा है, यानी कोप रीअरेंजमेंट इज द एग्जांपल ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। कौन से सिग्मा ट्रॉपिक? 3 सिग्मा ट्रॉपिक, जो जनरली कहां होता है? 1,5 डाइईन में होता है। इस दौरान इसमें C3 और C4 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन C1 और C6 एटम के बीच में होती है। इस दौरान वही 3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है, और प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है। क्लियर। इसको समझने के लिए मैं आपको एक 1,5 डाइईन लेके बताता हूं। ये मैंने एक 1,5 डाइईन ली। समझना, बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, धीरे 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 हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, राइट। बहुत बेसिक चीजें, ताकि एक बार बात समझ में आए हमारे हो क्या रहा है बेसिकली।
ये 1,5 डाइईन मैंने बोली। याद रखना ये जो मैं 1,5 डाइईन बोलता हूँ, 1,5 डाइईन बोलता हूँ, ये IUPAC नंबरिंग है, मतलब दोनों डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशंस हैं ये। तो यहां पर मैं IUPAC नंबरिंग एक बार करता हूं, देखो ये रहा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बताइए कौन सी डाइईन है? ये है 1,5 डाइईन। और इस 1,5 डाइईन में देखो C3 और C4 बॉन्ड कौन से हैं? ये रहे C3 और C4 बॉन्ड, ये रहे C3 और C4 एटम कौन से हैं? ये रहे C3 और C4 एटम, और उनके बीच का बॉन्ड ये रहा। और C1 और C6 एटम कौन से हैं? ये रहे C1 और C6 एटम, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और C3 और C4 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्लियर? तो मैं यहां पर देखो, यहां पर मैं जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटने वाला होता है उसके लिए मैं सिग्मा ट्रॉपिक की नंबरिंग क्या कहता हूं कि नंबरिंग आप 1 और 1 दे दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, जिन दो एटम्स के बीच में सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस के दौरान बॉन्ड टूटता है उनको हम नंबरिंग क्या देते हैं? 1 एंड 1। और जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज दिस एंड दिस, वहां तक हम नंबरिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो नंबरिंग कंटिन्यू करते हैं भैया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो बोलिए जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज 1 नंबर और 6 नंबर एटम, उसको क्या क्या नंबरिंग मिल रही है? सिग्मा ट्रॉपिक नंबरिंग क्या क्या मिल रही है? उसको सिग्मा ट्रॉपिक नंबरिंग मिल रही है 3 और 3। इसलिए हम इस रीअरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं? 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये लीजिए, इस दौरान मैं इसको क्या बोलूंगा? 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इज इट क्लियर? 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो है ये थर्मली अलाउड है। देखो मैंने लिखा है प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। अब मैं एरो मूवमेंट दिखाऊं तो एरो मूवमेंट देखो ऐसे दिखा सकता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर। ये लीजिए, आगे बात समझ में यहां तक? तो बताइए बताइए इस दौरान इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बताई जाएगी। ये लीजिए, और यहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे बताऊंगा, ये बॉन्ड बन रहा है, ये और ये टूट रहा है, ये और ये बन रहा है और ये टूट रहा है, और फाइनली हम जब इसके प्रोडक्ट बनाएंगे, ये लीजिए, फाइनली हम जब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा। इज इट क्लियर? यहां वापस से हमारे को एक 1,5 डाइईन ऑक्टेन हो जाएगी। अब आप बहुत ध्यान से समझो, सपोज मैं इस बॉन्ड को रेड कलर का बना लेता हूं, आप देखो जो टूटने वाला है, और मैं जो बॉन्ड बन रहा है उसको भी रेड कलर का बना लेता हूं। तो ध्यान से देखो हुआ क्या है। ध्यान से देखने पर हमें दिखता है सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया और पाई बॉन्ड उधर चले गए। देखो ना, सिग्मा बॉन्ड इधर आ गया और पाई बॉन्ड उस तरफ चले गए। तो प्रोसेस इज कॉल्ड सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। उतारिएगा आप लोग। तो कोप रीअरेंजमेंट के बाद अब मैं लेता हूं क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। इसका भी इंट्रोडक्शन देखो। तो कोप रीअरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन से क्या सीखा हमने कि ये एक 1,5 डाइईन के अंदर होती है। कोप रीअरेंजमेंट कहां होती है? 1,5 डाइईन्स में होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे देखेंगे आफ्टर कोप रीअरेंजमेंट। अब मैं आपको समझाता हूं क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालिएगा, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। देखो क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट कहां होती है? तो ये कहा जाता है ये अलाइल विनाइल ईथर में होती है। इट इज ऑब्जर्व इन अलाइल विनाइल ईथर। ये अलाइल विनाइल ईथर में होती है। देखो पहले तो अलाइल विनाइल ईथर क्या है उसको आप लोग समझो।
मैंने ये लिया, और आप ध्यान से देखो ये एक 1,5 डाइईन ही है। ये क्या है? एक 1,5 डाइईन। देखो इधर 1 2 3 4 5 6, दैट इज द 1,5 डाइईन। और मैं इस 1,5 डाइईन में क्या करता हूं, इस एटम पे 3 नंबर की जगह यहां ऑक्सीजन लगा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगते ही ये क्या बन गया? दैट इज एलाइल विनाइल ईथर। कौन सा ईथर बन गया? ये एलाइल विनाइल ईथर। ये आप लोगों के समझ में आई बात? तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? दिस वन इज द एलाइल विनाइल ईथर। इसे मैं एलाइल विनाइल ईथर कह रहा हूं। अब इस एलाइल विनाइल ईथर का मीनिंग समझना आप लोग। देखो एलाइल विनाइल ईथर में अगर आप देखें ध्यान से तो ये वही 1,5 डाइईन है। ये 1,5 डाइईन है, 1,5 डाइईन। और किसी भी 1,5 डाइईन को जब भी कभी हम हीट करते हैं तो हीट करने पर वही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। अब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो होगा यहाँ पे, मैं उसके लिए वही नंबरिंग करता हूँ एक बार, सिग्मा ट्रॉपिक नंबरिंग। और सिग्मा ट्रॉपिक नंबरिंग क्या सिखाई है मैंने आप लोगों को कि जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटने वाला है वो वही 3 नंबर और 4 नंबर एटम है, और जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने वाला है वो एटम वही 1 नंबर और 6 नंबर है। बोलिए बात समझ में आ गई? तो जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटने वाला है मैं उसको नंबरिंग देता हूं 1 और 1, और जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने वाला है वहां तक नंबरिंग को कंटिन्यू कर लेता हूं। ये लीजिए 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हो गया ये हमारा। अब आप लोग यहाँ पर एरो मूवमेंट दिखा सकते हो। देखो इधर, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो बताइए वही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों को मिल गई। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद फाइनली ये कंपाउंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, एंड दैट इज द अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को मिल रहा है। क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या हो गया? कार्बोनाइल। हो किस में रहा था? एलाइल विनाइल ईथर में। प्रोडक्ट इज अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। प्रोडक्ट इज अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप देखिएगा आगे, आगे देखिएगा। मैं यहां क्या कह सकता हूं कि ऑब्जर्व किस में हो रहा है? एलाइल विनाइल ईथर में। अच्छा, बॉन्ड कौन सा वाला ब्रेक हो रहा है? अब आप ये नहीं कह सकते C3C4, क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर पे कार्बन एटम नहीं है, 3 नंबर पे तो ऑक्सीजन है। और ये जो 3 नंबर पे ऑक्सीजन है ना, ये अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग एटम होता है, हर बार वेरी करेगा। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ कि A3B4 बॉन्ड विल बी ब्रेक। अब यहाँ A और B की जगह कुछ भी है वो हमारी बला से, कोई फर्क नहीं पड़ता। A3B4 बॉन्ड विल बी ब्रेक। आगे बात समझ में? और बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस के बीच में होगी? तो मैं कह दूं बॉन्ड फॉर्मेशन वही 1 नंबर एटम और 6 नंबर एटम के बीच में होगी। याद रखना, ये भी कुछ भी हो सकते हैं, कभी कार्बन कभी नाइट्रोजन, कैसे भी बॉन्ड्स हो सकते हैं, कोई से भी एटम हो सकते हैं। तो मैं ये कह दूं बॉन्ड फॉर्मेशन will be takes place, bond formation will be takes place in between, bond formation will be takes place in between, मैं ये कह देता हूं यहां पे in between X1 and Y6 atoms, कुछ भी लिख दो। और या फिर C1 C6 चलने तो क्या फर्क पड़ता है, चेंज हुए तो चेंज कर लेना, मतलब तो समझ में आएगा ना आप लोगों को। अब तो कुछ भी लिख दो, इन बिटवीन C1 एंड C6, हो सकता है कार्बन ही हो सकता है, कुछ और हो, बट हाँ पोजीशन उनकी 1 नंबर और 6 नंबर होगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। क्लियर? आगे देखिएगा। इस दौरान मुझे बताइए 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ है, तो हम कहते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक
टेक्स प्लेस। इसका मतलब एलाइल विनाइल ईथर में क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट में भी थर्मल कंडीशन में क्या होता है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। और यहां पर वही प्रोसेस थर्मली अलाउड है। प्रोसेस इज थर्मली अलाउड है, ठीक है, ये लीजिए। और प्रोडक्ट क्या मिला है, कार्बोनाइल। चलिए उतार लीजिएगा आप लोग। तो क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। क्लियर। अब मैं यहां पर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन अगर कर दूं तो मैं क्लेजन कोप की जगह इसको क्या नाम दे दूंगा, एजाकोप रीअरेंजमेंट। मतलब मैं क्लेजन कोप की जगह एजाकोप रीअरेंजमेंट बोल सकता हूं इस रिएक्शन को। कब, जब यहां ऑक्सीजन की जगह अमीनो ग्रुप आ जाए, अमीन ग्रुप आ जाए। यानी अब अगली रिएक्शन मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द एजाकोप रीअरेंजमेंट। अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से, एजाकोप रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, एजाकोप रीअरेंजमेंट। एजाकोप रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालेंगे एजाकोप रीअरेंजमेंट। देखो भाई, एजाकोप रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, पहले तो इसे सीखो, इसे समझो। एजाकोप रीअरेंजमेंट का एग्जैक्टली मतलब है, एजाकोप रीअरेंजमेंट का मतलब है कि ये इनमें होगा। ऐसे देखो, ये वही 1,5 डाइइन में होगा और यहां पर ये अमीनो ग्रुप हो गया। हो सकता है हाइड्रोजन हो या हो सकता है कोई आर ग्रुप हो। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये कौन सी अमीन में हो गया, दैट इज एलाइल विनाइल अमीन। ये 2 डिग्री अमीन हो सकती है अगर ये हाइड्रोजन है तो, और ये 3 डिग्री हो सकती है अगर ये कोई अल्काइल ग्रुप है तो मैं कह सकता हूं ये कि ये हो किस में रहा है, एजा को ये हो रहा है एलाइल विनाइल अमीन, ठीक है। और ये एलाइल विनाइल अमीन जिसके अंदर ये हो रहा है, ये 2 डिग्री भी हो सकती है और ये 3 डिग्री भी हो सकती है। जब भी कभी हम इसे वही हीट करते हैं तो हीट करने पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को ऑब्जर्व होता है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जहां हो रहा है ये वही 1,5 डाइइन है। देखो मैं आईयूपीएसी नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा हूं इन बाया आईयूपीएसी नंबरिंग, राइट। वैसे कुछ नहीं ले रहा हूं, प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन करना उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो दोनों डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन बता रहा हूं वाया आईयूपीएसी नंबरिंग। तो रिलेटिव पोजीशन है 1,5 डाइइन। अब बताइए वही चीज जो अब तक सीखते आए हैं वही चीज हम यहाँ करेंगे कि किन किन एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगा, A3 और B4, किन के बीच में बनेगा 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में। तो जिन भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है उसे नंबरिंग 1 और 1 देता है, जिन 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वहां तक नंबरिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, 1 1 2 3 2 और 3। और मैं यहाँ पर मूवमेंट कैसे दिखाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये इधर से इधर। जैसे मैं यहाँ पर ये मूवमेंट दिखाऊंगा हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये यहाँ पर H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। तो बताइए प्रोडक्ट हमारे को क्या मिल गया, इमीन। प्रोडक्ट हमारे को इमीन मिलता है। और इसकी मैं ट्रांजिशन स्टेट की यदि बात करूंगा तो ट्रांजिशन स्टेट इसकी इस प्रकार से बनाई जाएगी। ये लीजिए, ये H या R कुछ भी हो सकता है, दैट इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट।
तो बताइए, आपको मैंने 3 प्रकार के रीअरेंजमेंट सिखाए 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के लिए, एक कोप रीअरेंजमेंट, एक क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट और एक एजा कोप रीअरेंजमेंट। उतारेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, सिग्मा ट्रॉपिक के इंट्रोडक्शन के बाद हमने 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के इंट्रोडक्शंस लिए। उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कोप रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल लिया, फिर क्लेजन कोप का एग्जांपल लिया और फिर एजा कोप का एग्जांपल लिया। तीनों प्रकार के रीअरेंजमेंट में आपने देखा कि 1,5 डाइइन में हो रहा है। तीनों में ही आपने देखा 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया सिग्मा बॉन्ड 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बन रहा है। सभी में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रहा है और सभी प्रोसेस थर्मली अलाउड है। अब मैं इसमें डिटेल में आप लोगों से जो डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अपने को आना बहुत जरूरी है। आने वाली जो क्लास है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है, राइट? तो देखिएगा, आप लोग हेडिंग डालिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ stereochemistry of 3,3 sigma tropic rearrangement। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखिए, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री अब मैं आपको समझाता हूं। अब इस स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, मतलब समझ में आएगा। पहले तो मैं आपको एक जनरल बात बताऊं। देखो, ये 1,5 डाइइन है और इस 1,5 डाइइन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं और अब मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज द 1,5 डाइइन। जब भी कभी हम इसे थर्मल कंडीशंस देते हैं तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। थर्मल कंडीशन से वही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाता है। जब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पे होता है तो इस दौरान मैंने कहा ये एटम और ये एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनता है। और हम इस मूवमेंट को इस तरीके से शो करते हैं, ये लीजिए। और बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, ये लीजिए। ये ट्रांजिशन स्टेट हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इज इट क्लियर? ये है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब आप देखिएगा आगे, अगर मैं यहां पे ये 1,5 डाइइन लिखता हूं तो ये 1,5 डाइइन के अंदर वही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दैट इज 1,1। चलो एक बार तो आईयूपीएसी नंबरिंग कर लेते हैं, चीज वही है, क्लियर? और मैंने कहा जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटने वाला है वो 3 नंबर और 4 नंबर, ये लीजिए, दैट इज 1 और 1, 2 3 2 और ये 3। और जैसे यहां पर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, मैं मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे शो करूंगा, ये लीजिए। और जैसे ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, देखना हमारे को ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, दैट इज चेयर फॉर्म। तो मैंने कहा दैट इज 6 मेंबर्ड चेयर फॉर्म साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होगी। तो एक्चुअली जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मैं ऐसे बनाता हूं वो एक्चुअली ये है, ये आपको समझना है सबसे पहले। तो उसके बाद में फाइनली ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। और अगर मैं इसमें प्रोडक्ट की बात करूं, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हमारे को मिल गया। तो 1,5 डाइइन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे हुआ? 1,5 डाइइन के अंदर इस 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दौरान डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसे रहा?
1,5 डाइईन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दौरान ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनी ये आपकी समझ में आ गई होगी। दैट इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विच हैव चेयर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, उतारेंगे आप लोग। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैं कैसे इससे जोड़ूंगा। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट चेयर फॉर्म की बनती है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब आगे समझिए आप लोग। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने इस स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझाने के लिए आपको। ये एक 1,5 डाइईन ली और मैंने इस 1,5 डाइईन में क्या किया, ये एक फिनाइल ग्रुप लगा लिया। मेरा सवाल ये है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर ये बनती है कि जब हम इसे हीट करते हैं और हीट करने पे जब इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दौरान जब यहां एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा और जब यहां फिनाइल लगाया जाएगा तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, इस फिनाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री इस डबल बॉन्ड के साथ क्या रहेगी। दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इनिशियली। स्टार्टिंग में हम इस स्टीरियो की बात करते हैं। तो देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। हमें यह पता है कि ये 1,5 डाइईन ये है, कोई खास बात नहीं है, अभी फिनाइल नहीं लगाऊंगा मैं। फिर हम ये भी जानते हैं थर्मल कंडीशन के अंदर यहां पे थर्मल कंडीशन में यहां पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, ये भी हम जानते हैं। थर्मल कंडीशन में जब यहां पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा तो हमारे को ये भी पता है बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, दैट इज 1 और 1, बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनेगा, दैट इज 2,3,2,3। ओके, दैट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और यहां पे जब मैं ये मूवमेंट दिखाऊंगा तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे को ऑब्टेन होगी। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मैं यहां इस प्रकार से बनाऊंगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरी सुनिए आप लोग। मेरी इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि आप लोगों को मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लोहेक्सेन सिखाया है और वहां मैंने आपको ये पढ़ाया है कि इन द केस ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूएंट हैज द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है। दैट मींस इस फिनाइल को जब मैं इस 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पे लगाऊंगा तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कहां लगाऊंगा, मैं इसे इक्वेटोरियल पे लगाऊंगा। ये लीजिए इसे मैंने इक्वेटोरियल पे लगाया, इसका मतलब ये फिनाइल यहाँ ऐसे बताया जाएगा। और जैसे यहाँ से 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के बाद प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा और फिनाइल एक्चुअली इक्वेटोरियल पे था इसलिए ये इस तरह से बताया जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, इस डबल बॉन्ड का स्टीरियोकेमिस्ट्री जेड है या ई है। तो आप लोगों को आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो बताइए डबल बॉन्ड कैसा है, ट्रांस, वैसे कह दूं ट्रांस। सिस और ट्रांस में से मैं इसको ट्रांस कहूंगा। सिमिलर ग्रुप्स लाइज ऑन सेम साइड सिस, सिमिलर ग्रुप्स लाइज ऑन अपोजिट साइड ट्रांस, ये ट्रांस है। दूसरी बात जो मैं इसके अंदर कहूंगा वो क्या कहूंगा कि इस डबल बॉन्ड का इजेड नोमेनक्लेचर अगर किया जाए तो ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है, इधर ये चेन है और दोनों अपोजिट साइड है, तो मैं कह दूंगा दैट इज द ई स्टीरियोकेमिस्ट्री। डबल बॉन्ड की स्टीरियो ई है, याद रखना। ई मैंने अलग सेंस में बोली है, ट्रांस मैंने अलग सेंस के अंदर बोली है। इसका मतलब एक सीधी सी बात मैं ये कह दूं, एक निचोड़ में ये निकाल दूं कि वो ग्रुप जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है जब वहां डबल बॉन्ड जनरेट होता है तो वो ग्रुप हमेशा प्रिंसिपल चेन के ट्रांस पे चलता है। वो ग्रुप जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाया जाता है और जब डबल बॉन्ड जनरेट होता है तो ये ग्रुप इस प्रिंसिपल चेन के हमेशा ट्रांस के अंदर एडजस्ट करता है। बताइए ये मेरी बात समझ में आई आपको। तो सेकंड एग्जांपल कैसे मैंने सॉल्व किया बताइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को, कोई भी परेशानी किसी को, बोलिए नहीं, चलिए ओके। अब मैं देखो थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन
लेता हूं आप लोगों का। आप देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, स्टीरियो केमिस्ट्री निकालना सिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक से जोड़ता हूं। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक का कंसेप्ट भी है और पेरिसाइक्लिक भी है। ऐसे सवाल ही हम लोगों को करने आने चाहिए। इंडिविजुअल पैरी हो जाएगी, इंडिविजुअल पैरी में कई परेशानी नहीं आएगी हमारे को, तो ऐसे सवाल सॉल्व करने जहां ऑर्गेनिक भी है और पैरी भी है, राइट। तो देखो एक और सवाल लेता हूं मैंने यहां लिया ये कब, यहां पे ये मिथाइल है, यहां पे ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया है मैंने, करेक्ट। और मैंने इसे रिएक्शन करवाया मिथाइल आयोडाइड के साथ एक्सेस, और देन Ag2O, इससे हमारे को A मिला और इसको आगे हीट करने पर B मिला। अब कभी कभी क्या होता है, वो आगे दोबारा हीट नहीं देता, सब कुछ वो एक ही स्टेप के अंदर पूछ लेता है। जब सब कुछ वो एक ही स्टेप के अंदर पूछ ले तो फिर हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि भाई इसके अंदर एक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का भी स्टेप हो रहा है। अभी तो मैंने डिफाइन कर दिया आगे, पर जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर डिफाइन करे, वो सब कुछ यहीं पे लिख के दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? चलो जी आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, थर्ड क्वेश्चन में यदि आप लोग ध्यान से देखें तो यहां मैंने पहली स्टेप के अंदर हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जोड़ा है। पहली स्टेप में क्या जोड़ा है, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है व्हाट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ये सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, देखो भाई सबसे पहले तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में जो प्रोडक्ट बना है मैं सीधा वो लिख रहा हूं, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ये लीजिए, ये हो गया सबसे पहले तो। क्लियर? देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, उससे हमारे को जो ए मिलेगा वो ए ये मिलेगा, ये लीजिए, ये ए है। और ये ए एक प्रकार की 1 2 3 4 5, ये एक प्रकार की 1,5 डाइईन है। बोलिए, ये जो 1,5 डाइईन है इसको अब मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये लीजिए, और यहां ये मिथाइल हो गया। और 1,5 डाइईन को आगे हीट किया गया है, कोई खास बात नहीं, करते हैं हम हीट। ये 1,5 डाइईन को मैं चेयर फॉर्म स्टाइल के अंदर बनाता हूं, ये लीजिए, और मिथाइल को मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जिसको लगाने से वो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर एग्जिस्ट करे। तो मिथाइल मैं यहां लगाऊंगा, अब इसको आगे हीट किया जाएगा, हीट करने पर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। तो ये जो बना वो तो ए बन गया था, अब इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा। 3,3 के दौरान कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, क्या करेंगे, सब जानते हैं हम लोग, दैट इज 1 1 2 3 2 3, ये यहाँ, ये इधर, और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों को मिल जाएगी। ये जो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे को मिली है, इस 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जब मैं फाइनली प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो प्रोडक्ट ये बनेगा, ये लीजिए। आगे बात समझ में तो आप देखो ध्यान से। फिर जो ग्रुप इक्वेटोरियल पे आता है, इक्वेटोरियल पे आने वाला ग्रुप प्रिंसिपल चेन के साथ ट्रांस पे जाता है। तो मैं ये कह दूं कि या तो कह दूं ये प्रोडक्ट ट्रांस है, ट्रांस अलग तरीके से कह रहे हैं, और साथ में ये कह दूं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ए भी है। ये लीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसको सॉल्व किया, सभी के समझ में आया? इसको चाहे तो आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसी प्रोडक्ट को अब आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, और डबल बॉन्ड इस प्रकार से बनाओ कि ट्रांस दिखाई दे, ये लीजिए। ये बात हुई आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं और इस स्टीरियो केमिस्ट्री के कंसेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। देखो, और आगे बढ़ाता हूं इस स्टीरियो केमिस्ट्री के कंसेप्ट को, बहुत ध्यान से समझना।
आज अगर ये समझ लिया तो मानकर चलिएगा आज हमने आज का दिन वसूल कर लिया, बस आज के दिन की मेहनत वसूल हो जाएगी हमारी। देखो फोर्थ क्वेश्चन में अब मैंने क्या किया है आप देखना, मैंने यहां ये कंपाउंड लिया, दोनों मिथाइल सेम साइड रखे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, मुझे ये बताइए ये कौन सा कंपाउंड है, मतलब एरिथ्रो है या थ्रियो है, बताइए। इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज एरिथ्रो और थ्रियो। बहुत ध्यान से समझना। ये चलो ये बताओ, ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज सिसॉइड और ट्रांसॉइड। ये जो मैंने वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बनाया है ये सिसॉइड है या ट्रांसॉइड है, टेल मी। सिसॉइड या ट्रांसॉइड, कैसा है ये? यस सिसॉइड, बिल्कुल सिसॉइड है। और आप ये बताइए इस सिसॉइड के अंदर यहां इस कार्बन पर लगे हुए जो 3 ग्रुप हैं और इस कार्बन पर लगे हुए 3 ग्रुप हैं, है ना सिसॉइड में, ध्यान से देखो वो एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लीजिए। इसका मतलब राइट नाउ मैंने ये कौन सा कंपाउंड ले रखा है, मैंने इस वक्त ये एक मीजो कंपाउंड ले रखा है रिएक्शन के लिए। ये कंपाउंड कैसा है, मीजो। बोलिए भैया, ये जो मीजो कंपाउंड मैंने इसको लिखा ये आपके समझ में आया? ओके चलो आगे देखिएगा। अब इस कंपाउंड को आगे हीट किया गया है, हीट करने पे क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई बहुत ध्यान से देखना, क्या किया मैंने यहां, सबसे पहले 1,5 डाइईन बनाई, बिल्कुल बनाई भाई 1,5 डाइईन, थर्मल कंडीशन दी गई और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा, राइट। जब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे को ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन हो जाएगी। चलो जी हो गई 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, हमने तो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रखी है साइक्लोहेक्सेन की, और मुझे ये बताओ कि ये 1,2 सिस स्टीरियो है, ये 1,2 सिस स्टीरियो है और 1,2 सिस का मतलब क्या होता है, मैं ये कहूंगा 1,2 सिस का मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल होता है। 1,2 सिस का क्या मतलब होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो मैं एक मिथाइल को एक्सियल पे लगा देता हूं और एक मिथाइल को इक्वेटोरियल पे लगा देता हूं। दैट मीन्स मैं यहां पर एक मिथाइल को ऐसे लगाऊंगा और एक मिथाइल को ऐसे लगा दूंगा। बोलिए यहां तक समझ में आ गई बात? जैसे यहां पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट खत्म होगा, इससे हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा और इस प्रोडक्ट में ये मिथाइल ऐसे लगा हुआ है, ये मिथाइल ऐसे लगा हुआ है। ध्यान से दोनों डबल बॉन्ड को देखिए, वो डबल बॉन्ड जो वो डबल मतलब वो ध्यान से दोनों डबल बॉन्ड के देखो और दोनों डबल बॉन्ड के स्टीरियो को भी देखो, आपको ऐसा दिखेगा वो मिथाइल ग्रुप जो इक्वेटोरियल पे मैंने लगाया था, वो मिथाइल ग्रुप जो मैंने इक्वेटोरियल पे लगाया है, फिर से वही चीज है, वो प्रिंसिपल चेन के साथ ट्रांस पे गया है। प्रिंसिपल चेन के साथ कैसा गया है, ट्रांस पे गया है। और वो मिथाइल ग्रुप जो मैंने एक्सियल पे लगाया था वो प्रिंसिपल चेन के साथ सिस पे गया है। और ये बात समझ में कैसे गया है, सिस पे गया है। तो मैं कह दूं ये डबल बॉन्ड Z है और ये डबल बॉन्ड E है। तो बताओ बनने वाले डबल बॉन्ड के स्टीरियो निकालना आ गया होगा आप लोगों को। और मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मिथाइल और इधर से ये मिथाइल, हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। बताइए फोर्थ क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी की, समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप देखिएगा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, इसे स्टीरियो केमिस्ट्री पर बेस्ड, ताकि आपको बात और समझ में आए। देखिएगा फिफ्थ एग्जांपल, देखो भाई फिफ्थ एग्जांपल में मैंने अब क्या किया, फिफ्थ एग्जांपल में मैंने दो मिथाइल ऐसे ले लिए, ये लीजिए, और वही थर्मल कंडीशन। पहले तो ये बताओ, ये जो मैंने इस वक्त स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, अब जो स्टार्टिंग मटेरियल मैंने यहां पे लिया है
बताइए ये कौन है? एरिथ्रो है, थ्रियो है, मीजो है, एक्चुअली ये है क्या? पहले तो ये बताओ, बाद में है सारी बातें। तो बोलो क्या है ये? यस, इट इज थ्रियो। ये कौन सा आइसोमर है? थ्रियो आइसोमर, करेक्ट। तो मैंने यहां पर इस वक्त थ्रियो आइसोमर ले रखा है। देखो ये थ्रियो मैंने क्यों बोला है, कैसे बोला है, ये सब कुछ मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में बता चुका हूं। देखो अब मैंने यहां इस रिएक्शन को शुरू किया। सबसे पहले मैंने यहां ये चेयर फॉर्म बनाने के लिए डाइइन को मेंशन किया। अब आप ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1,2 ट्रांस? इस 1,2 ट्रांस का मतलब क्या होता है? तो 1,2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। बताइए इन दोनों में से मैं क्या बनाऊंगा? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बनाऊंगा, राइट। तो मैं यहां इक्वेटोरियल पे लगाता हूं एक ग्रुप, करेक्ट, और इक्वेटोरियल पे और एक ग्रुप लगाता हूं। दैट इज द मोर स्टेबल कन्फर्मर, राइट। अब यहां पर जब इसे हीट किया गया, थर्मल कंडीशन दी गई, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है। वैसे तो अपने को आंसर निकालना आ गया, हमारे को दिख रहा है साफ साफ इक्वेटोरियल पे जो जाता है वो प्रिंसिपल चेन के साथ ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है। ये हमने एक अपना रिजल्ट बना रखा है, बस उसी को काम में लेके हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। देखो यहां से वही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, ये लीजिए, जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है 1 और 1, 2 और 3, 2 और 3, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये लीजिए, और फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट मिल गया। इधर ये मिथाइल, इधर ये मिथाइल। बताइए दोनों डबल बॉन्ड कैसे हैं? ये डबल बॉन्ड भी स्टीरियो केमिस्ट्री रख रहा है, ये डबल बॉन्ड भी स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है। जिसको मैं अगर जमा के लिखूं तो ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड और स्टीरियो का मतलब ये मिथाइल भी इधर और ये मिथाइल भी इधर। ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। दैट इज द एग्जांपल नंबर 5। क्लियर? अब मैं आता हूं एग्जांपल नंबर 6 पे। देखो अब मैं थोड़ा सा स्टीरियो का स्टैंडर्ड और बढ़ाता हूं। अब और भी अपने को ध्यान में रखनी है चीज, वो देखो 6 नंबर। देखो 6 नंबर में मैंने क्या किया है, वही 1,5 डाइइन ली, लेकिन मैंने यहां ये ले लिया। हमारे को देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर मेरा एक और सवाल आप लोगों से, बताइए मैंने ये कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल लिया है? ये एरिथ्रो है, ये थ्रियो है, ये मीजो है, ये कौन है? क्या मीजो हो सकता है? हम कहेंगे मीजो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इधर फिनाइल है इधर मिथाइल है, प्लेन तो लग ही नहीं सकता। अब आप बताइए ये फॉर्म एरिथ्रो है या थ्रियो है? कौन सी फॉर्म है ये? एरिथ्रो या थ्रियो? यस, दिस वन इज द एरिथ्रो फॉर्म। बहुत बढ़िया, एरिथ्रो फॉर्म। और हमें ये देखना है कि जब ये एरिथ्रो फॉर्म ली जा रही है तो बनने वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, हमारे को ये समझना है। बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले मैं इस डाइइन को यहां ड्रॉ करता हूं। देखो भाई बहुत आसान है। देखो एक बार ये 1,5 डाइइन मैंने बना ली, ठीक है। अब आप बताइए 1,2 सिस, 1,2 सिस क्या होता है? तो 1,2 सिस होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल में से मैं बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे लगाऊंगा और स्मॉलर ग्रुप को एक्सियल पे लगाऊंगा। तो मैं मिथाइल यहां लगाऊंगा, फिनाइल यहां लगाऊंगा। हो गया 1,5 डाइइन। अब आप देखिएगा क्या होगा। अब मैं यहां पर जिन दो एटम्स के बीच में हमारे को बॉन्ड तोड़ना है, दैट इज 1 और 1, 2 3 और ये 2 3, हो गया 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। थर्मल कंडीशन में यहां पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। जैसे ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, इससे क्या रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर, ये यहां पे, और इससे हमारे को एक तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिली, और इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में फिनाइल इधर आ गया, मिथाइल एक्सियल पे है, और फाइनली जो डबल बॉन्ड हमारे को मिले, ये डबल बॉन्ड ये थे, मिथाइल इधर और फिनाइल इधर। तो वापस से देखो जो भी ग्रुप हमने इक्वेटोरियल पे लगाया था, वो इक्वेटोरियल वाला ग्रुप
प्रिंसिपल चेन के ट्रांस पे है, और जो एक्सियल पे था वो प्रिंसिपल चेन के साथ सिस पे है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड मैं कह दूं E है, ये डबल बॉन्ड Z है, और इसको मैं जमा के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं भैया? फिनाइल ऐसे लिख सकता हूं और मिथाइल ऐसे लिख सकता हूं। बताइए आपको ये प्रोडक्ट समझ में आया? ये डबल बॉन्ड Z है और ये डबल बॉन्ड E है। बोलो 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अब देखिएगा, अब मैं लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल। अब स्टीरियो में थोड़ा चेंज करते हैं। इतनी देर क्या हो रहा है देखो, इतनी देर में इधर की स्टीरियो दे रहा हूं और डबल बॉन्ड की स्टीरियो पूछ रहा हूं। अब सवाल में क्या होगा, डबल बॉन्ड की स्टीरियो होगी आपके पास और बनने वाले प्रोडक्ट में इन कायरल सेंटर का स्टीरियो देख के ये बताना है वेदर द प्रोडक्ट इज अरिथ्रो और थ्रियो, ये आपको बताना है। तो देखिए करते हैं ऐसा भी एक सवाल। देखो भाई, अब मैं लेता हूं 7th नंबर एग्जांपल। देखो भाई 7th नंबर एग्जांपल क्या है उसको देखिए आप लोग। मैंने कंपाउंड ये लिया, दोनों डबल बॉन्ड का स्टीरियो दिखाई दे रहा है, और इस कंपाउंड को जब हीट किया गया तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब इस कंपाउंड को हीट किया गया तो प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। क्लियर? तो देखो भाई मैं इसको समझाता हूं, सभी लोग समझेंगे बहुत ही ध्यान से, फिर हम इसको ट्रिक्स में खत्म कर लेंगे। ट्रिक्स में भी समझेंगे, पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं और फिर इसको ट्रिकी मैनर में कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। देखो सबसे पहले 1,5 डाइईन मैंने ये बनाई, और इस 1,5 डाइईन के अंदर इस मिथाइल का स्टीरियो मुझे लगाना है, इस मिथाइल का स्टीरियो लगाना है, इस मिथाइल का स्टीरियो लगाना है। बताइए कौन कौन सा स्टीरियो केमिस्ट्री लगाना है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड भी स्टीरियो रखता है, ये डबल बॉन्ड भी स्टीरियो रखता है, दोनों के डबल बॉन्ड के स्टीरियो ट्रांस ट्रांस है, तो हमारे को यहाँ पे ट्रांस पे लगाना है। ट्रांस पे लगाओगे तो ये ट्रांस ऐसे आएगा, ये ट्रांस ऐसे आएगा। ये लीजिए, ये मैंने 1,5 डाइईन यहाँ ड्रॉ कर दी है। क्लियर? जैसे मैंने 1,5 डाइईन यहाँ ड्रॉ करी, अब इसको आगे हीट किया गया, हीट करने पे इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ। जब इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ तो इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और हमारे को यहाँ एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिली, और वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये मिथाइल और ये मिथाइल। कहिए यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप अलर्ट होके बैठिए, ध्यान से समझिएगा आगे की चीज। यहां से जब हम मेन प्रोडक्ट बनाएंगे इससे, वो प्रोडक्ट हमारे को मिला ये लीजिए, और मैं जो कह रहा हूं समझना, इस प्रोडक्ट में ये लीजिए यहां H लगा हुआ है। करेक्ट? तो दिस वन इज द विनाइल, दिस वन इज द विनाइल, मिथाइल मिथाइल H ये ग्रुप लगे हैं, ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है इसको भी मैं समझाता हूं। देखो भाई, इस प्रोडक्ट को लिखने का तरीका समझो। मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख डाला, लो भाई ये H लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, और विनाइल को V कह दिया, विनाइल को V कह दिया, ये मिथाइल कह दिया, और ये H कह दिया। अब यार बहुत ही सिंपल है, इसका मुझे वेज डैश ये तो बनाना है। तो वेज डैश बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, आप देखिएगा, मैं इसका वेज डैश बनाता हूं। बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या समझा रखा है आपको। अगर मुझे इसका वेज डैश बनाना है तो मैं इसके लिए एक बार इसको सिसॉइड में कन्वर्ट कर देता हूँ, और सिसॉइड में कन्वर्ट करके यहाँ विनाइल ले आता हूँ या विनाइल ले आता हूँ। मतलब मैं इसको एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और जब इसको एक्लिप्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए ये बॉन्ड भी रोटेट होगा, ये कार्बन भी रोटेट होगा, और ये वाला कार्बन भी रोटेट होगा। रोटेट होके विनाइल जब नीचे आएगा, H यहाँ आएगा, मिथाइल यहाँ आएगा, और यहाँ पर भी विनाइल जब घूम के नीचे आएगा तो मिथाइल यहाँ आएगा,
H यहाँ आएगा। बोलिए ये रोटेशन समझ में आ गया आपको? अब आपको ये पता है कि ये जो सॉहर्स है, ये सॉहर्स इस वक्त कौन सा व्यू है? ये मेरा वाला व्यू है, जिधर मैं खड़ा हूं उधर का व्यू है, यानी मैं इधर से देखूंगा इस सॉहर्स को, तो मुझे ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन मेरी तरफ नजर आएंगे, मुझे ये H और ये मिथाइल मुझसे दूर नजर आएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से शो कर लूं, देखना इसको अगर मैं ऐसे उठा लूं, ये विनाइल और ये विनाइल, मतलब मैंने इसको यूं पलट दिया, थोड़ा सा इसको यूं घुमा दिया, तो विनाइल दोनों प्लेन में आ गए और मेरी तरफ ये मिथाइल है, ये मिथाइल वेज पर है। ये लीजिए, ये H डैश पी है, यहां से ये H डैश पी है, ये मिथाइल इधर है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप ये कहोगे कि सर इससे प्रोडक्ट तो ऐसा बनेगा ना, तो आप तो ये वाले स्टीरियो बताओ हमारे को, ये क्या रहेगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमा दूं मतलब मैं इसको 180 डिग्री से यूं रोटेट कर दूं, ऐसे, तो इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ये कंपाउंड ये हो गया, यू रोटेट करते ही H वेज हो गया, Mi डैश हो गया, और यहां H डैश हो गया, Mi वेज हो गया, और हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। तो बताइए दोनों मिथाइल कहां कहां है? एक डैश पे और एक वेज पे। तो एक डैश और एक वेज का मतलब क्या है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक डैश और एक वेज का मतलब क्या है ये समझो। एक डैश और एक वेज को आप क्या बोलते हो? आप इसे कहते हो अपनी टर्मिनोलॉजी में 1,2 ट्रांस। ये क्या है? 1,2 ट्रांस। और आपको अभी सिखाया था मैंने कि अगर यहां ये दोनों ई डबल बॉन्ड है, ई डबल बॉन्ड वाले इक्वेटोरियल पर, या इक्वेटोरियल वाले से ई डबल बॉन्ड वाला इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल वाले से ई डबल बॉन्ड बनता है, प्रिंसिपल चेन के ट्रांसफर आता है, ये सब चीजें लिंक की तो है आपस में। तो ई डबल बॉन्ड से ये दोनों 1,2 इक्वेटोरियल पे आएंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 1,2 इक्वेटोरियल? अरे 1,2 इक्वेटोरियल का मतलब होता है ट्रांस, और ये लीजिए दैट इज ट्रांस। एक सेकंड में आंसर हो गया। हाँ, अगर पूरी एग्जैक्टली स्टीरियो फिर भी अपने को फाइंड आउट करनी है तो प्रोसेस कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया, ये इंटर कन्वर्जन कैसे कराते हैं ये सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और अब ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुन लो सभी लोग। यहां पर ये दोनों ई डबल बॉन्ड वाले थे। ई डबल बॉन्ड वाला हमेशा कहां आता है? इक्वेटोरियल पे। और 1,2 इक्वेटोरियल क्या होता है? ट्रांस। तो हम सीधे ट्रांस पे लगाएंगे ना, इस वक्त सिसोइड फॉर्म के अंदर हम सीधे सिसोइड डाइन बनाएंगे और उसमें सीधे मिथाइल को ट्रांस पे लगा देंगे। दिस वन इज द आंसर, दैट्स ऑल। अब अगले सवाल मैं ऐसे ही करने वाला हूं, मैं कहीं ऐसी मैकेनिज्म बार बार नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है ना? उतारिएगा। अब देखो हम लोग एक और सवाल लेते हैं ताकि ये बात और समझ में आए हमारे को। देखो 8 क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में हमने क्या किया, मिथाइल को इस प्रकार से लगा दिया स्टीरियो कि एक ट्रांस डबल बॉन्ड हो जाए और एक सिस डबल बॉन्ड हो जाए। ये लीजिए, हमने ये ले लिया। अगर ऐसा है और फिर थर्मल कंडीशन दी गई है, अब हमें देखना है क्या बनेगा। क्लियर? तो बताइए मुझे, अगर मैं यहां पर ये ले रहा हूं तो बताइए ये डबल बॉन्ड ट्रांस है। ट्रांस का मतलब ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड सिस है। सिस का मतलब ये लीजिए, राइट। अब इतना तो अपने को समझ में आ रहा है। ये लीजिए थर्मल कंडीशन 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे जा रहा है। एक मिथाइल एक्सियल पे जा रहा है और एक मिथाइल इक्वेटोरियल पे जा रहा है। और 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है? 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल सिस होता है। 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है? सिस।
तो देखो आराम से अपना आंसर 1 सेकंड में आएगा। आप देखो इतना भी लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिख लो, कोई खास बात नहीं। ये लीजिए, दैट इज 1 to एक्सियल इक्वेटोरियल, करेक्ट। और 1 to एक्सियल इक्वेटोरियल से जो फाइनली प्रोडक्ट बना, ये लीजिए, और इसको मैं सीधे लिख रहा हूं, सीधे मैंने लिख दिया ऐसे, ये लीजिए। आ रही है बात समझ में? और हमारे को एक्सियल इक्वेटोरियल का मतलब सिस है, और सिस का मतलब होता है भैया ये। तो बताइए कंपाउंड कौन सा ऑब्टेन हुआ मुझे यहाँ? दैट इज द मीजो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। हमारे को मीजो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, समझ गए? तो 1 to 6 का मीनिंग भी आप लोगों के समझ में आ गया भैया। अब मैं 9th नंबर एग्जांपल लेता हूं, जिसमें अब मैं स्टीरियो दोनों तरफ की लूंगा। देखो भैया समझ लेना भैया, आगे के सारे सवाल मैक्सिमम आपको ही करने हैं। 9th नंबर एग्जांपल में अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ की स्टीरियो ले रहा हूं। दोनों तरफ की स्टीरियो ले रहा हूं, इससे क्या मतलब है, ये इधर मिथाइल लगा दिए, स्टीरियो ये भी है, और इधर फिनाइल लगा दिए, स्टीरियो ये भी है। और आपको ये बताना है थर्मल कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लियर? तो चलिए देखो 9th नंबर को मैं फिर एक बार और सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिएगा। 9th नंबर के अंदर दोनों तरफ स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसलिए हमारे को दोनों तरफ की स्टीरियो का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ 1,5 डाइईन को ड्रॉ करता हूँ, ले लीजिए, हो गई ड्रॉ। उसके बाद ये दोनों मिथाइल कैसे हैं, यहाँ पर ट्रांस डबल बॉन्ड के साथ, इसका मतलब ये भी इक्वेटोरियल पे और ये भी इक्वेटोरियल पर। तो बताइए दोनों इक्वेटोरियल पर हैं, और जब दोनों इक्वेटोरियल पर हैं तो इसका मतलब 1 to इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब ट्रांस, यानी फाइनली प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों मिथाइल ट्रांस पे लगाऊंगा, एक वेज पर और एक डैश पर। अब आप ये देखिए ये यहाँ पर कैसे हैं, दैट इज ये फिनाइल और ये फिनाइल, दैट इज 1 to 6, और 1 to 6 का मतलब एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। बताइए ये जो मैंने किया ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? एक एक्सियल पे लगाया और एक इक्वेटोरियल पे लगाया, और मैं कह रहा हूं इस दौरान 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से ये इधर, ये यहाँ और ये यहाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट से हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए। और बताइए इसका मैं मेन प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा? इधर देखिएगा, ये डबल बॉन्ड, इधर से ये डबल बॉन्ड, ये फिनाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, यहां से ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, और ये एच। अब मैं इसे जमा के कैसे लिखूं? तो सीधा देखो जमाना सिखाता हूं मैं आपको। अपने को यहाँ ये लिखना है ऐसे, ये डबल बॉन्ड जेड है, ये लीजिए फिनाइल, ये डबल बॉन्ड ई बना, ये लीजिए फिनाइल। और बताइए 1 to इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्या होता है? ट्रांस। 1 to इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल भैया क्या होता है? ट्रांस। यही चीज हो रही है भैया, 1 to इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्या है? ट्रांस। तो मैं इस ट्रांस को देखो कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं ये कह दूं ये मिथाइल और इधर से ये मिथाइल, ये लीजिए, राइट। ये प्रोडक्ट यहां पर हमारे को ऑब्टेन होगा, इज द आंसर। बोलिए 9th नंबर जो मैंने ये सॉल्व किया आप लोगों को समझ में आया? तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको कनेक्टिविटी का खासतौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी कनेक्टिविटी में मशक्कत करनी पड़ेगी। वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कनेक्टिविटी में थोड़ा समझना है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 20 स्पेशली। ये वो 3 सवाल हैं जिनमें जरा कनेक्टिविटी को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहां से कैसे टूट रहा है और कैसे जुड़ना है। और इसमें से भी आपको 20 नंबर इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग इन्हें सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके आंसर्स वगैरह मैं आपको देता हूं। ओके, कहीं भी दिक्कत आएगी
हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट देखेंगे, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट देखेंगे, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के ऊपर हम लोग कुछ नोट्स होते हैं वो देखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, यानी नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके, हैव ए गुड डे।